Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Namaste, konnichiwa. Welcome to the Nupur Tiwari Show. Today we have very special guest. तो हमारे साथ है डॉक्टर अमजाद आयुब मिर्जा, पूरे बॉर्डर बहुत 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 दूर से। नमस्ते। नमस्ते। तो कोनिचिवा। कोनिचिवा। हाँ जी, अभी तो शाम हो गए, तो ये लोग बोलते हैं कुंबावा। कुंबावा। हाँ जी। तो आपका भी मतलब पहले हम टॉपिक में जाने से पहले हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि जापान आप नहीं आए तो जापान आपके इंतजार कर रहे हैं, आपको जरूर आना चाहिए जापान एक बार। बिल्कुल जी, जापान आएंगे। वहाँ पे जो हमारी इंडियन कम्युनिटी है उसको आप इकट्ठा करें। वहाँ पे कोई आप फंक्शन रखें, इवेंट रखें, टॉकिंग टूर की तरह, तो मैं ज़रूर आऊँगा वहाँ पे। और इंडियन कम्युनिटी से हम बात करेंगे, उनको बताएंगे कि इंडिया जो इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है इसकी क्या वजह है, और पाकिस्तान के साथ जो टेररिज्म के मसाइल हैं वो क्या हैं, और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और ऑक्युपाइड गिलगित बल्तिस्तान का क्या मसला है। मेरा ख्याल है कि जापान में आपको ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहिए। जी 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 जी, ये आपका मैसेज मतलब ये वीडियो पूरे जापान में जितने भारतीय है वहां तक हम पहुंचा देंगे। और मुझे लगता है कि भगवान की कृपा से जरूर ऐसा इवेंट हम सब मिलके जरूर जल्द ही ऑर्गेनाइज करेंगे और आपको जरूर बुलाएंगे। तो आज हम लोग थोड़ा सा बातचीत करना चाहेंगे अ, गाजा के ऊपर। एक्चुअली अभी पूरे मैं पर्सनली, इंसान जहां पे भी मरे, इंसान तो इंसान होते हैं, चाहे इस तरफ हो चाहे उस तरफ हो। लेकिन फिर भी जो अक्टूबर 7 को हुआ, वो उसके पीछे क्या कारण था और कैसे हुआ, क्योंकि आपके नजरिए से हम जानना चाहेंगे कि इजराइल इतना सिक्योरिटी स्ट्रिक्ट है फिर भी हो गया, मतलब कैसे ये हो पाया। देखिए, पहली बात तो ये कि आपने कहा कि इंसान इंसान होता है, तो थोड़ा सा मैं इससे मेरा थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं ये कहता हूँ कि इंसान तो इंसान होता है, लेकिन फिर इंसान के रूप में शैतान भी होता है। और ये जितने जिहादी हैं ये इंसान नहीं है, ये इंसान के रूप में शैतान है, ये इंसान के रूप में राक्षस हैं, ये इंसान के रूप में इंसानियत के को ख़त्म करने वाली क़ुव्वतें हैं। और इनके साथ जो है वो कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकती, क्योंकि इनके साथ किस बात पे नेगोशिएशन की जाए। नेगोशिएशन तो वहाँ होती है जहाँ हम कुछ अपना छोड़ते हैं या देते हैं और दूसरा अपना कुछ छोड़ता है या देता है। तो हम अमन को टेररिज्म के साथ कैसे इक्वेट कर सकते हैं। दूसरी बात आपने की है, ये जो हमास ने अटैक किया है, इससे थोड़ा पीछे चलते हैं। देखें, इस वक्त जो दुनिया है ये पोस्ट नियो लिबरल दुनिया है, अगर इकोनॉमिक टर्म्स में बात करें। ग्लोबलाइजेशन का ज़माना जो था वो लिबरलाइजेशन का ज़माना था। वो ज़माना 2008-9 में ख़त्म हो गया जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया इंटर ग्लोबल। उसके बाद एकदम से लोगों ने अपने बॉर्डर्स जो है, मैं इकोनॉमिक बॉर्डर्स की बात कर रहा हूँ, वो बंद करने शुरू कर दिए और प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज अपनाना शुरू कर दी, जिसके नतीजे में फिर बहुत उतार चढ़ाव आए। और नेशनलिज्म इस हद तक जो है वो पॉलिटिकल उसमें आ गया, यानी कि पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बन गया, और नेशनलिज्म इतना शिद्दत से बन गया कि कई यूरोपियन मुल्कों में फाशिस्ट जो है वो फाशिज्म की उसने शक्ल इख्तियार की। और हंगरी से लेकर जर्मनी तक उनकी जो पार्लियामेंट के अंदर जो है वो तादाद उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। अब उसके बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता मईशतें दोबारा खुलना शुरू की, दोबारा से
करने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें एक तब्दीली थी जिसकी वजह से मैं ऐसे पोस्ट न्यू लिबरलिज्म का ईरा कहता हूँ। और वो तब्दीली ये थी कि ये जो पहले तो सब मंडी सबके लिए खुली थी, फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल यानी पैसे का फ्री मूवमेंट और फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर। जैसे ईस्टर्न यूरोप के मुल्कों को शेंगेन में शामिल किया, वो बगैर वीजे के पूरे यूरोप में ट्रैवल कर सकते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब जब ये पोस्ट नियो लिबरल पीरियड की जो मेन इसकी जो है खसूसियत, वो है सप्लाई चेन्स पर कब्जे करना, चाहे वो सी पैक की शक्ल में हो, चाहे वो ईरान का जो ग्रीन कॉरिडोर बनाना चाहता है उसकी शक्ल में हो, और चाहे वो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की शक्ल में। अब जब G20 होती है उसमें इंडिया, सऊदी अरेबिया और इसराइल आपस में इस बात पे एग्री करते हैं कि हमें एक कॉरिडोर बनाना चाहिए जो गुजरात और मुंबई के जो पोर्ट्स हैं वहां से सऊदी अरेबिया, और फिर सऊदी अरेबिया से आगे जो है वो जॉर्डन और इसराइल की पोर्ट हाइफा तक जाए और वहां से मेडिटेरेनियन के जरिए ट्रेड हो। बस ये ऐलान होने की देर थी कि इसको सैबोटाज किया गया। अब ये ज़हन में रखें कि 9 अक्टूबर को मॉस्को में एक बैठक होती है जिसमें रशिया, ईरान, टर्की ये सारे मुल्क बैठते हैं और वहां पे ये डिस्कस करते हैं कैस्पियन सी के इर्द गिर्द जो ममालिक हैं उनको मिला के एक कॉरिडोर बनाने की। अब झगड़ा यहाँ पे हो जाता है कि इस कॉरिडोर की जो कंट्रोल है वो ईरान के पास होगा या रूस के पास होगा या तुर्की के पास होगा। तो ये चीजें चल रही हैं और इसकी आड़ में अब जो है वो इतना बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर खुलने जा रहा था, 1.4 टू 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन की मंडी है, वो जुड़ने जा रही थी यूरोप के साथ और मिडिल ईस्ट के साथ। उसको सैबोटाज करने के लिए ईरान ने हमास जो उनकी प्रॉक्सी है उसको इस्तेमाल करके ये अटैक करवाया। और ये अटैक अचानक नहीं हो गया, ये बड़े अरसे से इसकी प्लानिंग जारी थी, क्योंकि जब से सऊदी अरेबिया और इसराइल के ताल्लुकात के बारे में ये कहा जा रहा था कि इसराइल और सऊदी अरेबिया के दरमियान अब डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम हो सकते हैं, वो बहुत नजदीक आ गए हैं और इब्राहिम अकॉर्ड साइन हो चुका है डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में, उस वक्त से ये सैबोटाज की तैयारियां चल रही हैं, जो आके ये फिर एक वो कहते हैं ना द स्पार्क दैट लिट द होल प्रेरी वाला हिसाब हुआ है कि जब इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान होता है तो उन्होंने गो अहेड दिया है। और इसके पीछे अगर कल को ये पता लगे कि चाइना भी इसके पीछे था और रूस भी इसके पीछे था और तुर्की भी इसके पीछे था तो मैं हैरान नहीं होऊंगा। जी अच्छा, तो मतलब हमास अटैक के पीछे तुर्की भी हो सकता है, चाइना भी हो बिल्कुल, सकता है, रसिया भी हो सकता है, बिल्कुल। कोई भी करवा लेकिन सकता है। हाँ, लेकिन उन्होंने ईरान को यूज किया ना, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह ईरान की प्रॉक्सीज हैं, हुती रेबल्स जो यमन में, ये सब ईरान के फंडेड है, ईरान की प्रॉक्सीज है। वो एक अलहदा प्रोग्राम उस पर कर लेंगे कि ये प्रॉक्सीज की जरूरत ईरान को क्यों पड़ी है, और ये जो ग्लोबलाइजेशन के पीरियड में जो ये नए कंट्रीज डेवलप हुई हैं जिन्होंने अपनी बाउंड्री से बाहर इन्वेस्टमेंट्स की हैं और उन इन्वेस्टमेंट्स को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट है, अलग टॉपिक। जी तो मतलब ठीक है, हमास अपना कारण दिखा के अटैक किया, लेकिन जो गाजा में रहने वाले बहुत सारे अच्छे लोग भी रहने वाले होंगे, उनके पास तो कोई चारा नहीं है, वो भी अच्छे लोग भी होते होंगे, तो वो कहाँ जाए? मुस्लिम जो ब्रदरहुड है, जो दिखाते हैं कि मुस्लिम ब्रदरहुड, क्यों इस्लामिक कंट्री रिफ्यूज क्यों नहीं देते उन लोगों को? मुझे बहुत अफसोस है फलस्तीनियों के शहरियों के मरने पर, लेकिन यहाँ पे एक बात आपको समझनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि तकरीबन पूरे 1 महीने का टाइम दिया इसराइल ने गाजा में जो लोग रहते थे उनको वहां से निकल के दूसरी तरफ जाने के लिए, बिल्कुल। जो कि बिल्कुल अकॉर्डिंग टू जिनीवा कन्वेंशन है। जब आप किसी अर्बन एरिया में अटैक करते हैं तो आप पहले वहां के अनाउंस करते हैं कि हम अटैक करेंगे ताकि लोग वहां से निकल जाए। तो जी। लोग क्यों नहीं निकले? लोग इसलिए नहीं निकले कि उनको हमास नहीं निकलने दे रहा।
और हम्म हमास ने बकायदा ऐलान किया था वहां कि कोई भी यहां से नहीं जाएगा। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि वॉर क्राइम्स इजराइल नहीं बल्कि हमास कर रहा है बाय होल्डिंग not only the kidnapped people from Israel as hostages, but by holding the whole Palestinian population as hostage against any Israeli attack and using them as human shields. तो ये अब दो चीजें हैं ना, देखें, हमारे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 77 साल से टेररिज्म चल रहा है, ठीक है। हम्म हम्म 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने हमला किया, ठीक है, जी जम्मू कश्मीर पे। 26 जी अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन पे साइन किए, हम इंडिया का हिस्सा बन गए। हम्म उस वक्त इंडिया की फौजें उतरी, लेकिन उन्होंने पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो आजाद नहीं करवाया, बल्कि आज जो पाकिस्तान के पास पीओजे के है और जो गिलगित बल्तिस्तान है उसको छोड़ दिया उनके पास। तो उसका नतीजा ये है कि आज तक आतंकवाद जो है वो खत्म नहीं हो रहा। अभी एज वी स्पीक पुलवामा में एनकाउंटर हो रहा है, एज वी स्पीक डेवलपिंग स्टोरी है, मैं आपको बता रहा हूँ। पुलवामा में हर रोज हमारे भारत के जो है वो दो चार या सैनिक मारे जाते हैं, या कोई बेचारा जो गरीब आदमी बिहार से या किसी दूसरे इलाके से आके वहां मजदूरी कर रहा है उसको ये टेररिज्म कर देते हैं। तो आपने एक चीज को जड़ से नहीं ना उखाड़ा। तो मेरा ख्याल हम्म है कि हमास को अब ये जड़ से उखाड़ना चाहते हैं, और यही वजह है कि बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसको गाजा पे कब्जा करने के बाद, यानी इसको क्लियर करने के बाद, हम खुद इसको चलाएंगे, हम खुद इसका को एडमिनिस्टर करेंगे। और हम्म पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को भी इन्होंने देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि 2007 से लेकर अब तक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने किया क्या है इस मसले हम्म को हल करने के लिए। दे हैव हम्म ऑलवेज शाइड अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट Hamas terrorist organization is manipulating the Palestinian issue। और 2005 में इसराइल ने तो हम्म गाजा वापस कर दिया था अच्छा पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को। हाँ उसके जी बाद 2007 में हमास ने बकायदा स्ट्रीट फाइट करके मार मार के इनको, और एक बोगस इलेक्शन करा के इक्तदार में आए, और 2007 से लेके आज तक हमास ने तो वहां गाजा में कोई इलेक्शन नहीं कराए। तो एक हम्म अनडेमोक्रेटिक वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वहां पे बंदूक के जरिए लोगों को डरा के, और फिर वहां पे सिर्फ डर नहीं है, वहां वाकई में जो यंग जनरेशन है वो समझती है कि हमास जो है वो सही है, क्योंकि उनको ब्रेन वॉश एजुकेशन, किया जाता उनको है। ब्रेन वॉश ऐसे स्कूल से बचपन से किया गया है कि वो, हम्म उनको सच का पता ही नहीं है। तो हम्म इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो है इजराइल का जो ये अब ऑपरेशन है, इसको रुकना नहीं चाहिए, इसको जारी रहना चाहिए। हम्म अब आज मैं देख रहा था अल जजीरा पे, तो वो लाइव दिखा रहे थे कि एक सेमेट्री है, तो वो कह रहा था देखें जी अब तो ये जूस कह रहा हूँ क्या है, इसराइलियों ने कब्रिस्तान भी नहीं छोड़े, कब्रों के ऊपर इन्होंने बमबारियां शुरू कर दी हैं। भाई कब्रों पे बमबारी नहीं कर रहे, हमास के वहां पे रॉकेट वहां से कब्रिस्तानों में इन्होंने लगाए हुए हैं लॉन्चर्स, हम्म हॉस्पिटल्स हम्म में इन्होंने हेडक्वार्टर्स बनाए हुए हैं, हम्म हेडक्वार्टर्स में ये छुपे हुए हैं। हम्म तो फिर क्या करें? इनफ तो इज इनफ, 1400 लोग एक दिन में, विद इन हम्म 1 डे 1400 इजरायलीज सिविलियन हम्म नॉन कॉम्बैटेंट इन्होंने मारे। हम्म कोई कहता है 220 है, कोई कहता है 240 है, ये पता ही नहीं है कि एग्जैक्ट होस्टेजेस कितने ले गई। हम्म अभी बोल रहे थे 240 260, है। 260 यूथ तो इन्होंने सिर्फ म्यूजिक फेस्टिवल में मारा। हम्म जेम्स बॉन्ड अपनी तरफ से बने हुए थे, ग्लाइडर से आए हैं फायरिंग करके, तो ये मारा, ये कोई तरीका है? तो इसका अब अंतिम संस्कार होना चाहिए हम्म वंस एंड फॉर ऑल। कम से कम एक मिसाल तो कायम हो कि भाई एक जगह से आपने इनका खात्मा किया है, बल्कि खात्मा बिल खैर किया है। हम्म लेकिन दुनिया के बहुत सारे देश में, जैसे आपको भी पता है कि हमास को सपोर्ट किया जा रहा है,
मतलब रैली लगाया जा रहा है, हमास के जो फ्लैग है वो लेके जा रहा है, मतलब तो ये जो हो रहा है इंडिया में भी हो रहा है, लेकिन इन लोगों को क्या ये लोग ब्लाइंड है कि ये लोग एक बार भी हॉस्टेज की बात नहीं कर रहे हैं, ये लोग हमास को ब्लाइंडली सपोर्ट कर रहे हैं? तो ये क्या मुस्लिम ब्रदरहुड है या अंधापन है कि बस क्योंकि हम इस्लाम को सपोर्ट करें? ये क्या है? देखें, आज का जो क्राइसिस है ना, मैं जो देखता हूँ, आज का क्राइसिस है पॉलिटिकल लीडरशिप का क्राइसिस। हम्म। हमारे दुनिया में आप देख लें, हिंदुस्तान में भी देख लें, बीजेपी को छोड़ के तमाम सियासी पार्टियों की जो क्यादत है, लीडरशिप हम्म। है, वो आज हम्म। भी कोल्ड वॉर की मानसिकता लेके चल, उसने वो इवॉल्व नहीं किया उन्होंने। इवन के ग्लोबलाइजेशन के पीरियड में भी देशी और स्वदेशी का ये नारा लगा के तो हकायक से नजरें चुराई गई। आप देखिए, हिंदुस्तान में जिस शहर में चले जाएं, वहां पे सड़कों के नाम मुझे तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि वो किन के नाम पे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने हिंदुस्तान में बच्चों को, हमला आवर जो थे जिन्होंने हमारे बाओ-अजदाद का कत्लेआम किया लाखों की तादाद में, उनको ग्लोरीफाई किया आपने, बजाय ये पढ़ाने के कि अकबर और हुमायूं और बाबर देवर इन्वेडर्स हु कॉलोनाइज्ड इंडिया। हम पढ़ा रहे हैं कि अकबर बहुत अच्छा था, हिंदुओं की बड़ी सेवा करता था, हिंदुओं पर टैक्स नहीं लगता था, ये नहीं, बाबर ने ये किया, बाबरी मस्जिद, ये देखे ना। फिर आप, तो आप जब तक आप इतने बहादुर नहीं होंगे कि आप विदाउट वरिंग अबाउट ओए वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, आप सच नहीं बोलेंगे, तो आप अंधेरे को कैसे चीर सकते हैं? कैसे हम्म। चीर सकते हैं? आप नहीं चीर सकते। यही वजह है कि आज हिंदुस्तान का मुसलमान जो है, उसको समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि आपने उसके ऊपर लीडर बैठाए हुए हैं अवैसी जैसे, यानी जो रिलीजियस रिलीजियस पॉलिटिकल लीडर है। भाई रिलीजियस लीडर तो किसी मस्जिद में हो जो इमामत कराए। रिलीजियस बंदे का क्या काम है कि वो इस्लाम को लेके पॉलिटिक्स में आए? क्या हिंदुस्तान में संविधान नहीं है? क्या उस संविधान के सामने सब बराबर नहीं है? तो फिर आप ये कैसे कहते हैं ये माइनॉरिटी और ये फलाना और ये धमकाना? माइनॉरिटी हम्म। तो सिर्फ वो होगा हिंदुस्तान में जिसके पास इंडियन सिटीजनशिप नहीं है, जो टूरिस्ट है, या जो वहां पे स्कॉलरशिप लेके पढ़ने आया है, या जो वहाँ स्किल्ड लेबर कोई जॉब कर रही है किसी एक सेक्टर में, इकोनॉमिक सेक्टर या टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, वो माइनॉरिटी हो सकता है। मुसलमान कैसे माइनॉरिटी हो गया जबकि उसके पास सिटीजनशिप है? या तो वो फिर इंडियन नहीं है। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट अबाउट माइनॉरिटीज और डाइवर्सिटी। हम्म। हम्म। Diversity should be the diversity of the Samadhan, हम्म। हम्म। not the diversity of mix and match and create a hodgepodge। इसको भी खुश, उसको भी खुश, तो फिर समाधान की क्या जरूरत है? ट्रू। इसी तरह से यूके में मदरसे हैं और गवर्नमेंट फंडिंग के साथ मदरसे हैं। भाई आप डाइवर्सिटी के नाम पे आपने यहाँ मुसलमानों को जो जहादी माइंडसेट के मुसलमान हैं, आपने उनके लिए मौलवी इंपोर्ट किए हैं बकायदा पाकिस्तान से और मिडिल ईस्ट से, ताकि वो यहाँ पे जहाद पढ़ाएं लोगों को। और मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ जब मैं आया था 95 में, तो हीथ्रो एयरपोर्ट से हम निकल रहे थे टैक्सी में, तो हम निकले जैसे, तो वहां से हंसलो आया पहला था। तो वो टैक्सी वाला मुझे कहता है देखे माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने कहा क्या है? तो एक गुंबद सा था ऐसे, बड़ा सा गुंबद, ग्रीन कलर का। कहता है ये हमारी मस्जिद बन रही है सर यहाँ। मैं सर पकड़ लिया, मैंने कहा मैं वहां से भाग के आया हूँ और इथरो से निकलने के बाद पहली चीज जो मैं एनकाउंटर कर रहा हूँ वो ये मस्जिद है। तो कहने का मकसद ये है कि अपीजमेंट की पॉलिसी खत्म होनी चाहिए। आज देखे ना, इन्होंने वो ब्रिटिश होम सेक्रेटरी को सैक कर दिया।
हाँ। क्यों किया है? अपीजमेंट के लिए किया है, क्योंकि मुसलमान का जो वोटर बैंक है हम्म। उसने एतराज किया। तो फिर आप बोलना चाहते हैं कि ऋषि सुनक अपीज मतलब वो भी तेल दे हाँ, रहा है मुसलमानों को? ढील दे रहा है, ये गलत पॉलिसी है, उसको नहीं करना चाहिए था सैक उसको। यू शुड हम्म। स्टैंड योर ग्राउंड। यू हम्म। कैन नॉट, देखे ना, आप हर शख्स को हर वक्त खुश नहीं रख सकते। आप हम्म। अगर लेकिन प्रिंसिपल पे खड़े हो, अब योगी आदित्यनाथ है, वो हम्म। एक प्रिंसिपल पे खड़ा है, वो ये नहीं कहता "ओ यार ये नाराज हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा"। हम्म। वो संविधान को लेके चल रहा है, हालांकि वो हम्म। योगी है, हम्म। वो हिंदुत्व को लेके नहीं चल रहा, वो भी भारतीय संविधान को लेके चल रहा है। वो कहता है भारतीय संविधान के मुताबिक जो भी है यूपी में होगा वो होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, विच इज फेयर इनफ। और ये वजह है, आप देखें कि पिछले इलेक्शन में पहले से ज्यादा तादाद में वोट। मुसलमानों ने वोट डाले योगी के लिए। क्यों डाले योगी के लिए वोट मुसलमानों ने? हम्म। इस्लाम के मुताबिक तो वो काफिर है, तो फिर हम्म। क्यों डाले वोट? हम्म। तो इंसान को ये देखना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि दुनिया अब कहाँ जा रही है, हम्म। और ये इसको कैसे टैकल किया जाए। इसको टैकल करने का और कोई तरीका नहीं है। देखें, सिविल वॉर तो होनी है। मैं समझता हूँ सिविल वॉर अगर हमने सही तरह से अपने सिलेबस वगैरह चीजें ठीक ना की, हिंदुस्तान में जो अब हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो सिविल वॉर तो हिंदुस्तान में भी होगी, सिविल वॉर पाकिस्तान में भी होगी, सिविल वॉर अफगानिस्तान में भी होगी, ईरान में भी होगी। सिविल वॉर का मतलब क्या है? दो मुख्तलिफ मानसिकताओं का टकराना, थ्रू सिटीजन्स, थ्रू पीपल, टाइम टू और वो टाइम तो टकराएंगी। हिंदुस्तान में हो ही रहा है, वो तो बहुत पहले से, इसीलिए तो पाकिस्तान का जन्म हुआ। पाकिस्तान का जो जन्म था वो दो चीजों की वजह से हुआ ना। वो एक हम्म। तो जो है सैयद अहमद खान, जो खुद एक एरिस्टोक्रेट था, मुगल दरबार का, उसने अलीगढ़ ओरिएंटल कॉलेज बनाया जो अब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी। ये मुसलमानों को जो है वो सिविल सर्विस के लिए तैयार किया जाए, और सिर्फ हिंदू ना हो सिविल सर्विस में, ये कम्पीट करें उनसे। और उसका ये था कि इस तरह से जो है हम लोग, कल अंग्रेजों ने चूंकि मुगलों से और मुसलमानों से सरकार छीनी है, तो वो वापस मुसलमानों को दे के जाएगा, तो हिंदुस्तान में फिर एक मुस्लिम राष्ट्रीय बनेगा। एक तो उसका ये था पॉइंट, ये शुरुआत है। दूसरा उसका जो है वो अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी सोवियत यूनियन और को रोकने की, उसकी वजह से ये जरूरी था कि अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक बफर स्टेट कायम की जाए, जो उनकी सैटेलाइट स्टेट के तौर पर काम करे। और उसने किया। जैसे ही पाकिस्तान बना, सीटो सेंटो का मेंबर बना, उसके बाद आज तक जो है वो अमेरिकन प्रॉक्सी के तौर पर पाकिस्तान काम कर रही है। अब चाइना की प्रॉक्सी है, मतलब डबल गेम खेल रहे हैं, कभी चाइना पैसे ज्यादा दे देता है तो अब तो वो एक किस्म के जो है पाकिस्तान की जो सरकारें हैं या पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की जो सरकार है और पाकिस्तान की जो क्या कहते हैं उसको फौजी इस्टेब्लिशमेंट है, वो तो अब एक बिजनेस की तरह पाकिस्तान को चला रहे हैं। जो ज्यादा पैसे देता है उसके साथ हो जाता है। तो हम्म। ये सारी सूरत हाल। जी। नहीं, वो तो एक लंबा टॉपिक है, लेकिन आपने जो बताया अभी कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो हुआ है और क्यों पाकिस्तान का जन्म हुआ, दैट इज अ टोटली डिफरेंट टॉपिक। उनके ऊपर एक बहुत अच्छा एपिसोड हो सकता है, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है जो आपने अभी बताया ना। जैसे हम लोग सोचते हैं, जब सिंपली हम लोग सोचते हैं बिकॉज ऑफ द रिलीजियन गॉट डिवाइडेड, यू नो, बट इसके पीछे कितना षड्यंत्र था, सो उसके बारे में तो हमें ये पता ही सिर्फ नहीं है। यूपी सेंट्रिक मूवमेंट थी। देखिए, यूपी और बंगाल में ये मूवमेंट चली, हाँ, हाँ, हाँ। मुस्लिम लीग की, बिल्कुल हाँ। उस तरह जिस, और ये सब फंडेड थी। ये जो मौलवी थे जिन्होंने ये प्रोपेगेंडा शुरू किया मस्जिदों से पाकिस्तान के लिए, ये वो थे जो पेड मौलवी थे, जिनको वजीफा मिलता था, पैसे मिलते थे अंग्रेजों की सरकार से। भाई आप इतिहास पढ़ें, आपको पता चले ये प्लांटेड थे, इनका काम ही ये था। इसी जिस तरह से अब जो यूनियन टेरिटरी कश्मीर है, वहां पे जिस तरह से आप देखें
कि पाकिस्तान आईएसआई के पे रोल पे मौलवियों को रखा गया था। 1990 में जब कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड किया गया, तो उस वक्त कहां से लोगों को पुकार किया गया, पुकार दी गई कि निकलो और इनको मारो? मस्जिदों के लाउड स्पीकर से, मस्जिदों से ऐलानात हुए कि अपनी औरतों को छोड़ जाओ और तुम निकल जाओ या मुसलमान हो जाओ। कैन यू बिलीव इट? तो चीजों को जज्बात से नहीं देखना चाहिए, चीजों का एनालिसिस करना चाहिए। और अगर आपके पास एनालिटिकल टूल नहीं है, अब हम्म इस्लाम में एनालिटिकल टूल नहीं है, क्योंकि वो कहता है हम्म कि बिलीव विदाउट क्वेश्चनिंग, बिलीव विदाउट सीइंग, अंधा एतकाद करो कि अल्लाह है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी हैं। यू कैन नॉट क्वेश्चन दिस। तो आपकी शुरुआत ही जो है वो आपसे एनालिटिकल टूल्स लेके आपके दिमाग में एक चिप डाल दी है, ये वाली क्या कहते हैं उसको, थियोलॉजिकल चिप। हम्म वो फिर आगे चिप चलती है, वो काम करती है, उसी में से फिर जहाज भी निकलता है, उसी में से काफिरों का गर्दन काट दो भी निकलता है, उसी में से हर चीज निकलती है। तो मतलब आप बस। बोलना चाहते हैं कि विदाउट एनी साइंटिफिक रीजन और विदाउट एनी लॉजिक दे जस्ट बिलीव। या ऑफ कोर्स। तो मतलब एक क्योंकि आपने ये आपने जो बोला इस्लाम के बारे में, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको पर्सनली पूछना चाहूंगी। तो आप भी मुस्लिम हैं, तो आप क्या फॉलो करते हैं, मतलब व्हाट काइंड ऑफ थिंग यू डू? देखें, मेरे जो दादा थे ना, हम्म और दादी और नाना और नानी, हम्म ठीक है, उस जनरेशन तक तो वो मुसलमान थे। ठीक है। उसके बाद माय फादर, ही वाज 17 एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। उन्होंने जो कत्लो गारत देखा, तो उन्होंने तो सलाम किया रिलीजन को। ही बिकेम अ कम्युनिस्ट। ठीक है ना। लाइकवाइज माय मदर आल्सो बिकेम अ सोशलिस्ट, और फिर दोनों की शादी हो गई। उसके बाद जो है मैं पैदा हुआ, तो मेरा जो मैं जो अपब्रिंगिंग। बड़ा हुआ, वो माहौल कुछ और था। मैं एक किस्म का बहुत ही लिबरल, और मेरे फादर कहा करते थे देयर इज ऑलवेज अ रीजन बिहाइंड एन एक्शन। ठीक है ना। तो पत्ता, मुसलमान कहते हैं खुदा की मर्जी से पत्ता हिलता है, मेरे वालिद कहते थे हवा की वजह से पत्ता हिलता है, तो मैं उस माहौल में ग्रो अप किया। और मैं फिर जब स्टूडेंट लाइफ में था, तो मैं बड़ा पक्का किस्म का मार्क्सिस्ट था। फिर मैं जेल गया। आई वाज 17 व्हेन आई वेंट टू प्रिजन फॉर 1 ईयर मार्शल लॉ के दौर में। जब वहां से निकल के मैं चाइना गया, तो सारों ने बड़ा तारीफ की। उन्होंने कहा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें उसके लिए चीन जाना पड़े, और आप चीन जा रहे हो, यू आर द चोजन वन। ऐसे बातें करें। वो जब मैं चाइना गया, मैं सोशलिस्ट था, मैंने चाइना के हालात देखे, 6 साल में वहां रहा, तो मेरे दिमाग में जो कोई कम्युनिज्म, सोशलिज्म या मार्क्सिज्म के बारे में कोई थोड़ा बहुत इल्यूजन था ना, वो वहां धुल गया। ठीक है। हाँ, वो मैं फिर अब ना मैं मुसलमान रहा, ना मैं अब मार्क्सिस्ट रहा। तो मेरा एक पीरियड ऑफ लाइफ जो है वो खोजी का बन गया कि सच कहाँ है फिर। और सच ढूंढते 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 जो है, वो मैं फिर जो है वो भगवत गीता तक पहुंचा। और फिर उसके बाद जो है वो फिर मेरे 14 तबक रोशन हो गए, फिर मुझे पता लग गया कि मैं कौन हूँ। वाह। तो ये मेरा जिंदगी का सफर है, एक मुस्लिम, फिर कॉमनिस्ट, और एंड में भगवत गीता। तो इसीलिए जब मैं बोलता हूं तो मुझे इस्लाम का भी एक्सपीरियंस है, मैं उस सोसाइटी में रहा, और मुझे कम्युनिज्म और मार्क्सिज्म का भी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं 6 साल चाइना में रहा, जब चाइना में सोशलिज्म था, 1978 से लेके 84 तक। हम्म फिर मैं हम्म सोवियत यूनियन भी गया हम्म उसी दौर 82 में, वो भी मैंने सारा देखा कि हम्म क्या है। हम्म और तो इस तरह से फिर ये। मतलब आपको देख के मुझे लग रहा है कि सबका अंत बस भगवत भगवत गीता ही है। क्योंकि जितने
दुनिया के जितने ग्रेट पीपल है, मैं बस देखती हूँ कहीं ना कहीं पे उनको भगवत गीता वो उनसे ही इंस्पायर होते हैं। मैं समझता हूँ कि भगवत गीता को जिसने, एक तो होता है ना पढ़ लेना, एक होता है हम्म समझ लेना, दो हम्म। डिफरेंट चीज। दो डिफरेंट होते हैं, हाँ। तो अगर और भगवत गीता को अगर आप समझ जाएं, तो फिर ये जितनी किताबें आप जाते हैं ना बुक स्टोर्स में, और वहां लिखा होता है 10 steps to become a leader, 10, या लिखा था हाउ टू बिकम अ ग्रेट ऑरेटर, या हाउ टू मेक अ स्पीच, या इस किस्म के हाउ टू लीड योर लाइफ, यू नो हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन 10 स्टेप्स या 20 स्टेप्स, और बुक्स बड़ी बेस्ट सेलर्स हो जाती हैं। उसको आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप भगवत गीता पढ़ लें और डेली पढ़ें। क्या बात है। तो मैं स्पेशली आज जो इस इंटरव्यू यूथ देख रहे हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी, व्यूअर्स, आपने सुन लिया, और आपको किसी की और बुक खरीदने की जरूरत ही नहीं है। आप बस बुक स्टोर जाइए, एक भगवत गीता एक खरीदिए, जिंदगी का हर प्रॉब्लम का आपको वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। तो हमने शुरू किए थे गाजा से, हमने भगवत गीता तक आ गए। जी है जी ना। बिल्कुल। तो तो बस हम ऐसे ही आपका टाइम लेते रहेंगे, क्योंकि आज बस शुरुआत है। हमने बस थोड़ा थोड़ा बहुत सारे टॉपिक पे टच किए। हम बहुत, अगर आपके परमिशन के साथ, बहुत सारे और भी एपिसोड करना चाहेंगे जिसमें हम बहुत कुछ एनलाइटमेंट, क्योंकि जी जी बिल्कुल भारत की बिल्कुल। यूथ भी जो है ना, उनको जानने की बहुत जरूरत जरूरी है। है। हाँ, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। स्पेशली आज के यूथ जो जापान में है, जापान में जो आए हैं या इस देश में रह जाएंगे, अपने हिस्ट्री को जानना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही आपके टाइम लेते रहेंगे, और जो यूथ, स्पेशली यूथ को हम ज्ञान देते रहेंगे अच्छाई का और भगवत गीता का। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू। आरी, वेलकम। जापानीज में बोलते हैं आरिगातो गोजाइमास। आरिगातो। आरिगा आरिगातो से चल जाएगा, आरिगातो। आरिगातो गोजाइमस। यस, दैट्स राइट। आरिगातो गोजाइमास। तो थोड़ा सा ऐसे करके आरिगातो गोजाइमास, और आरिगातो गोजाइमस। नमस्ते। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.